में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। यूएस फेड के बूस्टर के चलते बाजार ने आज शुरुआत अच्छी की थी और इंट्राडे में आज नया रिकॉर्ड भी बना, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकने में आई है मुश्किल और इस वक्त निफ्टी बमुश्किल 25-30 अंकों की हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 25,400 के स्तर के पास फिर से आ गया। आज हमने 25,600 के भी दर्शन किए। निफ्टी बैंक की बात करें, आज 53,200-300 के आसपास के आंकड़े हम देख रहे थे। रिकॉर्ड हाई से कुछ मामूली से दूरी रह गई थी, लेकिन निफ्टी बैंक भी नीचे आया है। 200-225 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से वो पलटता हुआ दिखा है। इस वक्त सिर्फ 550 शेयर ऐसे हैं जहां पर तेजी है एनएसई में और उसके मुकाबले करीब 2000 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, यानी कि 1:4 का रेशियो है एडवांस का और डिक्लाइंस का। एफएनओ में थोड़ा सा आपको कम दिखेगा क्योंकि डिक्लाइंस देखिए 110 हैं और एडवांसेस हैं 66। ये है बाजार की तस्वीर। आज ऑयल एंड गैस शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। आईटी में थोड़ी सी प्रेशर फिर से बिल्ड हो रहा है। टीसीएस में हम कमजोरी देख रहे हैं। विप्रो आज कमजोर है, लेकिन जो शेयर आज धड़ाम हुआ है वो है वोडाफोन आइडिया का। कंपनी के क्यूरेटिव पिटीशन को, इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर के क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि एजीआर की गणना में जो गलतियों का हवाला दिया था टेलीकॉम कंपनीज ने, सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे फिर से मानने से इनकार कर दिया है। पिछले साल ये क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई थी और अब देखिए शेयर गिर के अपने एफपीओ के भाव के भी नीचे चला गया है। 18% के आसपास की भारी भरकम गिरावट इसमें हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक और अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ के आपके लिए बिल्कुल सही रणनीति भी हम लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट जरा नजर डाल लेते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें क्या है। तो शिखर से निफ्टी करीब 200 अंक नीचे है, 25,400 के आसपास है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से 400 अंक फिसला है, 53,000 के नीचे जाकर फिर से कारोबार कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप वहां पर बिकवाली ज्यादा हो रही है, ये नोटिस करने वाली चीज है। सरकारी बैंकों और मेटल शेयरों पर आज दबाव ज्यादा है, यानी कि मेटल जो शेयर हैं पूरी तरह से एक तरह से ट्रेडिंग रेंज में ही है। बाउंस आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर से आज हम देख रहे हैं कि ये कमजोरी है। इंडिया विक्स 12.5 के नीचे है, 5% नीचे आकर ये फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट 6% के आसपास की गिरावट इंडिया विक्स में है। डिम्पी से जरा आंकड़े समझते हैं जरा वायदा बाजार के। डिम्पी, सुबह के सत्र में जब हमारी चर्चा हो रही थी तो आप भी यही कह रहे थे कि एक तरह से नॉन इवेंट टाइप का हो जाएगा और बिल्कुल सटीक वो साबित हो रही है। किस तरह से डेटा को आप रीड कर रहे हैं और ये जो अभी एक सुस्ती बाजार में बनी है, क्या इसी तरह की क्लोजिंग आज हो जाएगी? देखिए, मार्केट्स को जो चीज़ें चाहिए थी सब उसको मिल गई। एक्चुअली में इंडियन मार्केट्स ने तो ये डिस्काउंट पहले से ही कर लिया था कि ½ या ½ या तो 1/4% आएगा, ½ ही आया। उसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा किया गया कि ठीक है भाई, सभी बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, हमें भी रिएक्शन देना है, इसलिए हम ओपन हुए और ओपन होने के बाद हमने बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई टेस्ट करवाया। वो 4 पॉइंट से छूट गया, नहीं तो आप उसको छापते ज़रूर, ग्राफिक्स में हेडलाइंस में भी डालते। सिर्फ 4 पॉइंट से ऑल टाइम हाई टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको मान लिया जाएगा ऑल टाइम हाई लग गया। आपके पास निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स का है। आपने सारे काम कर लिए, आपने सिस्टम में से शॉर्ट्स को कवर किया हुआ है। आपके पास जो खबर चाहिए थी वो आपने सुन ली अपने कानों में। फिर क्या, अब क्या, क्वेश्चन यही खड़ा होता है। सुबह भी हमने इसी पे अब आपके सामने बात उठाई थी कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें डिस्काउंट होके आई हैं, सब चीज़ों के लेवल्स हैं, सब चीज़ों की बात सारी ठीक है जो आप कह रहे हो। लेकिन अब क्या, मार्केट को तो नया ट्रिगर चाहिए, मार्केट को नए फैक्चुअल डाटा चाहिए, मार्केट को नई थीम चाहिए अब सब कुछ चलने और देखने और समझने के लिए। वो एब्सेंट हो गई मार्केट के अंदर, इसलिए मार्केट थोड़ा ऐसे करेगा। दूसरा एक मैंने आपको चीज़ नोटिस करवाई थी, वो थी इंडिया विक्स। 5.5% तो अभी भी नीचे है, सुबह 8% नीचे था और हम आपके सामने फिर से कहते हैं मार्केट को इतना डल कर देगा, आप देख लीजिएगा। और आज आप डल मार्केट्स के अंदर प्रवेश कर रहे हुए दिख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इंडिया विक्स अब तभी बढ़ेगा या घटेगा जब कोई न्यूज़ आएगी मार्केट में। जब तक न्यूज़ नहीं आएगी अब इंडिया विक्स ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये 12.5 की रेंज में करके मार्केट को साइडवेज कंसोलिडेशन में डाल देगा, चर्निंग करवाएगा सेक्टर्स की, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 लेवल अचीव करने थे, आपने ठान लिए थे अपने मन में। पहला 53,000 या फिर मैं बोलूँगा ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ने करके दिखा दिया। निफ्टी का आपके पास लेवल था 25,500, मार्केट ने आपको दिखा दिया। 25,500 नहीं, 600 भी करके दिखा दिया। अब फिर ख़त्म, लेवल्स ख़त्म, टारगेट ख़त्म, कन्विक्शन ख़त्म, ट्रिगर ख़त्म। अब फिर क्या, तो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग है नहीं क्योंकि शॉर्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में। तो शॉर्ट्स अगर होते ना तो ये ऐसे ख़त्म नहीं होता। अगर आज शॉर्ट्स होते तो ट्रस्ट मी आज मार्केट जो अभी आपको 28 पॉइंट दिख रहा है ना, 228 पॉइंट ऊपर होता।
क्योंकि जिसके पीछे आपको कवर करना है वो आप पहले ही कर चुके थे, सिर्फ आज तो उस ट्रिगर को भुनाना था जो आपने भुना दिया। इसलिए हमने कल ही आपको, देखिए कहने में बड़ी हिम्मत चाहिए, आप किसी भी इवेंट से पहले ऐसे बोल नहीं सकते बिना डाटा की रीडिंग के कि इवेंट लेस हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने अपने डाटा के स्टडी से, एक्सपर्ट्स के व्यू पॉइंट से और हमारे साथ जितने मेहमान जुड़ते हैं उन सब के इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेते हुए आपके सामने हमने खुल्लम खुल्ला बात कहा कि देख लीजिएगा ये एक इवेंट लेस हो जाएगा। आज गैप वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो ये इवेंट लेस ही है ऑल टुगेदर, ठीक। लेकिन फिर भी देखते हैं अभी और क्या होता है। देखिए मेरे पास पाने और खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट इसी तरह से साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा और कुछ भी नहीं है मेरे पास, पॉइंट्स भी नहीं है सच बोलने के लिए कि जिससे बोलो। हाँ, थोड़ा थेमेटिक होकर ध्यान रखिएगा, जैसे वोडाफोन आइडिया ऐसी खबर आ रही है ना, ये पूरे सेक्टर को ख़राब कर रही है, पूरी सीरीज़ को इनफैक्ट मैं बोलूँगा ख़राब कर दिया टेलीकॉम की इस खबर ने। तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होकर ध्यान रखना है कि भाई किसी भी सेगमेंट में, किसी भी शेयर्स के अंदर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो ना ड्रैग करवाती हुई ले जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स ख़राब हुआ पड़ा है, वो बिल्कुल डल हो गया है इस समय, ठीक जी। तो बस यही पॉइंट्स है मेरे पास बताने के लिए फ़िलहाल। तो अक्षय पी भागवत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक कृष्णन है और मेहमान जुड़ेंगे, उनको हम अपना स्वागत करके उनके साथ पैनल में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाना शुरू कर देंगे। अक्षय सर नमस्ते, ज़रा बताइए जो हमारी अगर डाटा में कहीं रीडिंग गलत हुई है तो ज़रा उसको करेक्ट कीजिए और आगे का मार्गदर्शन कीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, फिर स्टॉक्स पता करेंगे। डिम्पी जी, अभिषेक जी, दर्शकों को नमस्कार। देखिए 50 बेसिस पॉइंट अनएक्सपेक्टेड रहा, पर फिर भी जो रिएक्शन रहा है बाजार में तो काफी मुनाफा वसूली खुलने के बाद देखने को मिली है। लेवल वाइज देखेंगे तो जब तक 25,300 का स्तर निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा चौपी जरूर रहेगा, पर आपको बारीकी से देखना है इंडिया विक्स को, जो आज करीबन 6% डाउन है। तो मेरा मानना है कि आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके चलते आपको थोड़ी सी जो है सेलिंग प्रेशर दिखी है, क्योंकि ऑप्शंस में जो पोजीशन बनाए गए थे इवेंट के लिए वो सब लिक्विडेट हो रहे हैं ऑप्शन इवेंट के बाद। तो कुल मिला के बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट ही बनेगा मेरे हिसाब से। 25,300 के आसपास आपको मिलेगा तो सही एंट्री रहेगी निफ्टी में। बाय करंट रेट पे करना है तो बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में करिए, जहां पे स्ट्रेंथ काफी बढ़िया है। तो मैं अभी भी वो इंडेक्स पे रिट्रेट करूंगा कि आपको ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करना है तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बेटर लग रहा है तीनों इंडाइसेस में, और वहां पे एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप बेट रहेगा मेरा। तो ओवरऑल जस्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म चॉपीनेस है, इवेंचुअली डस्ट सेटल होने के बाद मार्केट में वापस वही चाल होनी चाहिए जो अब तक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल्स ठीक लग रहे हैं अक्षय को और एचडीएफसी बैंक उनकी इसमें पिक है। 1700 रुपये के ऊपर जाकर आज एचडीएफसी बैंक कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन बहुत टाइम के बाद एचडीएफसी बैंक ने करीब करीब आई थिंक 2 महीने के बाद ये आंकड़ा 1700 रुपये वाला आपको फिगर दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक में। चलिए, तो बाजार पर ये रीडिंग होगी। अब स्टॉक समझ लेते हैं। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं, अक्षय के साथ साथ ओशो कृष्ण हैं और ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। शुरुआत ओशो आपसे कर लेते हैं, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और डिम्पी जी। सबसे पहले देखिए, अभी भी इस मार्केट में भी मेरे 2 रिकमेंडेशन दोनों बाइंग के ही हैं। सबसे पहला जो बाई रिकमेंडेशन है वो है मदरसन, संवर्धना मदरसन पर। इस काउंटर में कल काफी स्ट्रांग मूवमेंट आया था, अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के पास पहुंच चुका था। सो मदरसन पे बाई का रिकमेंडेशन है करंट लेवल्स पे। एंड जिस हिसाब से इस काउंटर में मोमेंटम है एंड ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, सो आने वाले दिन में एक्सपेक्टेड रहेगा कि 215 से 218 के टारगेट हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि 195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सेकंड काउंटर जिसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है थ्रू आउट द डे इज यूबीएल। यूबीएल में अगर हम देखें तो आज पूरे दिन में जहां मार्केट में बहुत स्ट्रांग वोलेटिलिटी देखने को मिली है, बट यूबीएल ऑलमोस्ट अपने हाई लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 2200 का पहला टारगेट है जो कि 1:1 रेशियो के पर्सपेक्टिव से है। स्टॉप लॉस इसका 2050 का आता है, 2050 का आता है एंड इमीडिएट टारगेट 2200 का है। बट अगर 2200 के ऊपर काउंटर निकलता है सो नियर अबाउट 120 से 150 का और अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड ब्रीवरीज हो गई। यूनाइटेड ब्रीवरीज में खबर का भी एक एंगल है।
वो ये कि आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति को मंजूरी दी गई है और उसके तहत होगा ये कि प्राइवेट कंपनीज को भी शराब की रिटेलिंग को मंजूरी दी जाएगी। तो ये पॉजिटिव खबर तमाम लेकर स्टॉक्स वाइज ड्राइव कर रही है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर है भी ये। यूबिल के लिए 2200 रुपये टारगेट होगा और इसको आप खरीद के चलिए। और दूसरा जो शेयर है वो है संवर्धन मदरसन का। 200 रुपये के ऊपर जाकर ये शेयर अब मजबूत लग रहा है और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स के रडार पर आ रहा था। कल भी किसी ने इस पर 220 रुपये का टारगेट दिया था। ओशो की भी राय है कि इसको खरीदिए आप 215 के टारगेट के लिए 195 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ध्वनि, आपके शेयर्स कौन से हैं, कहाँ बुलिश हैं आप? जी अभिषेक जी, मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ। मेरा स्टांस यहाँ पे बेरिश साइड का है। मेरे दोनों ही जो ट्रेड है यहाँ पे वो सेल साइड के ट्रेड है, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स में मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और अगर आप इनफैक्ट इंडेक्स में देखें भी तो 12 सितंबर का जो हमने एक क्लोज और हाई बनाया था उसको हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। आप अगर देखें तो उसके बाद सारे ही सत्र में हमें क्लोजिंग उसके नीचे देखने को मिली है। तो सेल साइड के ट्रेड में सबसे पहले मेरी यहाँ पे जो पसंद बन रही है वो है कफॉर्ज के अंदर। कफॉर्ज के अंदर अगर आप देखें तो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 7100 की लेवल के पास, और उसके बाद वहां से प्राइसेस में कॉन्स्टेंटली करेक्शन देखने को मिला है। करंट लेवल से अगर आप सेल करते हैं तो टारगेट 6630 और स्टॉप लॉस 6940 का मेंटेन करके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक टॉप हमने फॉर्मेशन देख ली जहां पे 540 का लेवल हमने क्रॉस नहीं करा। उसके बाद स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे भी क्रॉस ओवर दिया, और हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज के सेशन के बाद इसकी जो मोमेंटम इंडिकेटर एडीएक्स इंडेक्स है वो भी यहाँ पे नेगेटिव टेरिटरी की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो करंट लेवल से इसको भी आप सेल करें। टारगेट 465 का और स्टॉप लॉस 485 का मेंटेन करना है। ठीक है, कोफोर्ज में सेल की रणनीति है धोनी की, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमने ये शेयर को देखा 7000 रुपये के ऊपर निकला था, अपने रिकॉर्ड हाई, अपने हाइस के आसपास 52 वीक हाइस के आसपास गया था और फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना अपनी तेज़ी को गमाकर। अब देखिए ये लाल निशान में शेयर फिसलता हुआ। इस पर सेल के रिकमेंडेशन 6630 के टारगेट और स्टॉप लॉस 6940 के। और दूसरा शेयर है कोल इंडिया, उसमें भी बिकवाली की राय है। मतलब काफ़ी टाइम के बाद धोनी को भी याद नहीं उन्होंने बिकवाली की सलाह कब दी थी। और आज सुबह के सत्र में जो भी एक्सपर्ट जुड़े थे सबकी तेज़ी की ही कॉल थी। अक्षय जी, आप बताइए आपके शेयर कौन से हैं? बाई सेल दोनों हैं या फिर बाई के साइड के ही स्टॉक्स हैं? एक मार्केट कंडीशन देख के मेरा सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन होगा और वो मैं बाई की तरफ रखना चाहूंगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। और जैसे मैंने मेरे ओपनिंग कमेंट्री में कही कि बैंकिंग स्पेस में प्राइवेट बैंक्स ही है जो मार्केट को यहाँ से संभाल सकते हैं। और यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे मेरी नजर है। और आपके शो पे कई बार मैंने 1420 के स्तर से बहुत सारे ट्रेडिंग कॉल्स भी यही स्टॉक में दिए हैं। और मेरा मानना है कि ये जो रैली कंटिन्यू हुआ है ये प्राइवेट बैंक में, और इसमें काफी दमदार मूवमेंट बाकी है। तो इंडसइंड बैंक की जो पोजीशनिंग है, बिल्डअप है, सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक करीबन 1525 और 1542 ये जो दो स्तर है जल्दी इसको छू सकता है। तो इसके चलते आपको बाय करना है इंडसइंड बैंक। रिस्क के माध्यम से आप 1457 का एक ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बना के चले। तो ये एक शेयर इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक ही आज सुबह के सत्र में किरण जानी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इसी बैंक का नाम लिया था। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अगर मान लीजिए चलना है ना तो बैंकिंग फाइनेंशियल आप इसको लिख के रख लीजिए। अगर फेड के फैसले का कोई असर होना है, कोई फायदा होना, तो यही बेनिफिशियरी होंगे। एक बार जरा आते हैं वोडाफोन आइडिया पर और उसके ऊपर फिर से हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अगर शेयर को आप देखेंगे तो ये 19% नीचे है। कहाँ 18 रुपये तक ये शेयर गया था और अभी धीरे धीरे करके 10 रुपये के भाव के आसपास आ गया। एक बार अक्षय जी इसका जरा चार्ट चेक करके बताइए, 10 के आसपास ये रुक जाएगा या फिर और गिरेगा अभी? जी अभिषेक जी, बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है स्टॉक की। आज ऑलमोस्ट 19-20% डाउन है। और इसके मेरे हिसाब से आज एक नेगेटिव न्यूज फ्लो भी है इसमें, जो सुबह आज ओपनिंग पे था। और उसके चलते आप टेक्निकल लेवल्स भी देखेंगे तो एक बहुत ही अहम स्तर का ब्रेकडाउन हुआ है, वो है 12 लेवल। और उसके चलते काफी लॉन्ग लिक्विडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली जो है नेगेटिव व्यू है, और मुझे नहीं लगता ये 10 में रुक भी जाता है तो ये टेम्परेरी वहां पे रुकेगा, क्योंकि आज का जो ब्रेकडाउन है वो काफी नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है। और जिस तरीके का भी ये सपोर्ट शायद बनाने की खोज करेगा वो शायद बनेगा 9 और 9.3 के आसपास। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, एग्जिट की राय दूंगा। फिलहाल तो बाय ना करे, और 9 9:30 के आसपास अगर भाव आए तभी एक बार रिव्यू करना जरूरी है इसमें। ठीक है,
9 साढ़े 9 के आसपास आए तो इसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, यानी कि अभी गिरावट की आशंका भी और ज़्यादा है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि जो रिव्यू पिटीशन होता है ना, अगर वो भी खारिज हो जाती है तो कंपनी के पास विकल्प होता है क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने की। तो फाइनल जो विकल्प था, आखिरी विकल्प, वो भी खत्म हो गया है। खबर जरा समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुमित, बताइए क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट से आज टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ा झटका लगा, जिसमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो ड्यूज हैं उनको लेके एक क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है। एजीआर केस अगर बताएं तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है जिस पर टेलीकॉम कंपनियां लाइसेंस फी देती हैं और दूसरी फीस देती हैं। इससे ये होता है कि इनको टेलीकॉम कंपनियों को कुछ राहत चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने नॉन कोर जो रेवेन्यू होता है उसको इसमें शामिल कर लिया था। इससे उनका पूरा एजीआर बढ़ गया था, इसलिए उनको फीस, स्पेक्ट्रम फीस, लाइसेंस फीस ज्यादा देनी पड़ती। अब ये मुद्दे की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो कंपनियों के लिए इसके और कोई चारा नहीं है, जबकि उन्हें और ज्यादा एजीआर पे ही अपने सारे जो स्पेक्ट्रम ड्यूज, लाइसेंस ड्यूज चुकाने पड़ेंगे। सरकार का ही ये सुझाव था और इसके बाद उनको कुछ रिलीफ दी गई थी कि स्टैगर्ड वे में कुछ सालों में इसे पे करें, बट कंपनियां नहीं मानी और वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी क्यूरेटिव पिटीशन रिजेक्ट कर दी है, जिसके बाद उन्हें इस पे बड़ा झटका लगा है। ठीक है, अभी भी गिरावट का तर्ज बहुत ज़्यादा है। सुमित पटेल, तो बहुत शुक्रिया आपका है पूरी जानकारी देने के लिए। 19% इस समय नीचे है, 65% का ओवाई एडिशन घटा है। इसका मतलब अनवाइंडिंग हुई है। आज डिलीवरी के सौदे भी कटे हैं वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया को ऊपर आने में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये अगर शॉर्टिंग होती तो मैं कवरिंग बोल सकता था। दिखा सकते एक बार आप फ्यूचर वाली प्लेट, तो एक बार ज़रा फ्यूचर वाली प्लेट आप इसकी दिखा दीजिए। एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, अनवाइंडिंग ऐसे बहुत ज़ोर से हुई है आज और काफ़ी अच्छे से आज शेयर की पिटाई हुई। साथ ही इंडस टावर भी देखेंगे, वहाँ पे तो हालांकि शॉर्ट्स हुए हैं कवर। ओह, आपके पास अपडेट नहीं है अभी ये, या एनएज लिखा है ना, इसका मतलब अपडेट नहीं है अभी ये फ्यूचर्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ही बता देता हूँ 65% तक की गिरावट है यहाँ पे। शरद दुबे के पास भी कुछ डिटेल है इसी पूरे मामले को लेकर, वो भारतीय एयरटेल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में। ज़रा वो भी चीज़ समझ लेते हैं, फिर सीधा एक साथ एक्सपर्ट से राय ले लेंगे। सबसे पहले जो है भारतीय एयरटेल पे फोकस करेंगे और यहाँ पे जो है कंपनी अपनी मार्केट कैप जो है 10 लाख करोड़ को जो है टच की है। अब याद रखिए ये चौथी सबसे बड़ी कंपनी है जिसने ये जो है आंकड़ा पार किया है और इस साल 65% से ज़्यादा रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को मिला है और 7 महीने में शेयर जो है लगातार तेज़ी दिखाई है। अगर एक साल के बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिला है। ओवरऑल देखें तो भारतीय एयरटेल की जो तेज़ी की क्या अहम ट्रिगर है उस पर भी फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर ARPU नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आए थे, 211 रुपया हो गया था। वित्त साल 2024 में जो मोबाइल ग्राहकों की संख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी और जो डेटा यूज़र्स है उनकी संख्या 25 करोड़ थी। तो आंकड़े बड़े आ रहे हैं और ओवरऑल जो 5G का जो विस्तार हो रहा है जो डिजिटल सेगमेंट में, उसमें भी कंपनी को अच्छी बेनिफिट्स देखने मिल रही है। ग्लोबल नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है और ओवरऑल जो DTH के कस्टमर बेस है वो भी बढ़ने की उम्मीद आ रही है। अगर आप बात करें इनके रिटर्न्स के, किस तरह रिटर्न्स पैन आउट हुए, तो 2019 में 59% रिटर्न्स आए। 2020, 21, 22, 23 यहाँ पे रेंज बेस था, अराउंड 12 to 23% हर साल के बीच आया। लेकिन इस साल देखिए क्या उछाल आया है, 65% का ग्रोथ देखने मिला है। ओवरऑल एनालिस्ट की क्या राय है वो भी देख लेते हैं। फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस की जेफरीज और गोल्डमैन सैक्स दोनों की बाई रेटिंग है। लक्ष्य की रेंज की बात करें तो 1700 से 1917 का रेंज इन फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेस से मिल रहा है। देश के 5 सबसे बड़े जो कंपनियां हैं आप कह सकते हैं मार्केट कैप में, रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, तो ऑलरेडी 3 बड़े नाम हैं और इस लिस्ट में अब चौथा नाम आ जाता है आपका भारतीय एयरटेल का। और आज ही हाल ही में ICICI बैंक ने भी जो है 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था। आप देख सकते हैं कितने नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं आपके टॉप 5 के, जो कह सकते हैं सबसे बड़े मार्केट कैप जो है भारत के कंपनीज को लेके। तो ये है पूरी भारतीय एयरटेल का लेखा जोखा आपके लिए। ठीक है शरद, अच्छे से आपने सारा बता दिया कि किस किस का कितना कितना मार्केट कैप है और कैसे आपस में वो कनेक्टेड हैं। तो कुल मिला के ये पूरा माजरा आप जान रहे होंगे। आज भारतीय एयरटेल ने अपना साल का हाई टेस्ट किया और वोडाफोन में आज 20% तक की गिरावट आई अनवाइंडिंग के प्रेशर के साथ। दोनों शेयर्स को एक साथ दिखाना चाहे तो आप भी दिखा सकते हैं। और विवेक कारवा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक सर, ये जो टेलीकॉम में हो रहा है, देखो पहले तो कंपनीज कम है, सिंपल सरल सी बात है कि भाई
आप रिलायंस को जोड़ नहीं सकते, उसके अंदर तो टेलीकॉम का प्ले बहुत छोटा है अभी भी उस प्राइसिंग के अंदर, तो उसका रिएक्शन भी नहीं आता। आपके पास लिस्टेड कंपनी में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस टावर तक आप पहुंच जाते हैं। तो 3 कंपनीज़ पे रिएक्शन है। इन 3 कंपनीज़ में से भी वोडाफोन आइडिया की हालत आपको पता ही कि सबसे नाजुक है इस समय। आज उसका वापस से प्रेशर आया है। आप इस पूरे सेगमेंट को कैसे देखते हैं, और क्या भारती एयरटेल में ही बने रहें, फिर वोडाफोन और रिलायंस को भूल जाएं? और जो सब्सक्राइबर बेस है, आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा भारती एयरटेल का है ही और जियो का है, ये 2 ही लीडिंग है। वोडाफोन का मतलब सब्सक्राइबर बेस है ठीक ठाक, लेकिन वो भी ड्विंडलिंग है। हर महीने लगभग ज्यादातर यहाँ से पोर्ट होके बाकी 2 नेटवर्क्स में जा रहे हैं। तो अब देखिए, सरकार को इस कंपनी को बचाना था, इसके लिए काफी एक्शंस लिए गए थे, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब आगे चल के सरकार वापस क्या करेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर सही में टेलीकॉम प्ले करना है तो आज के दिन रिलायंस और भारती ही बेस्ट बेट्स रहेंगे, क्योंकि ना एमटीएनएल आप ले सकते हो, वो एक डिफॉल्टिंग कंपनी है, और वोडाफोन की भी सेम सिचुएशन है। तो मुझे लग रहा था कि अगले कुछ महीनों में ऐसा कोई न्यूज आएगा जहां पे वोडाफोन और एमटीएनएल मर्जर करे सरकार, और जो डेट है उसको इक्विटी कैपिटल में कन्वर्ट करके। वो अभी तक हुआ नहीं है, आगे चल के वही होने वाला है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि डुओपोली रहे, और एटलीस्ट 3 कंपनी रहेगी तो अच्छा होगा बाजार के लिए। और बाकी इन्वेस्ट करने की सलाह रहेगी क्या ऐसी मैं तो जब ये 17-18 भी गया था तब भी बहुत दूर था इस कंपनी से कि नहीं लेना है, क्योंकि डेट सिचुएशन बहुत ज्यादा है अभी भी। और आपको अगर लगे कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी कट हो जाएंगे इंडिया में, कोई जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि 6 महीना 1 साल भी लगे, तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली वोडाफोन को मिले नहीं मिले ये तो बात की बात है। तो अवॉइड ही करना बेटर है, और आपको प्ले करना है तो रिलायंस और भारती, ये 2 ही आपके पास बचे हैं। इंडस टावर भी मैं टच नहीं करूँगा। ठीक है डन सर, आपका व्यू पॉइंट हमको मिल गया, यही व्यू पॉइंट हमको एग्जैक्टली आपका चाहिए भी था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर इसी चर्चा को और आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ BTST STBT के सौदे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। 3 बजे का जो मार्केट एक्शन है वो भी आपके सामने लेके आएंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप मार्केट में देख रहे हैं तो पूरी तरह से आज जो ओपनिंग के बाद का एक्शन है वो मिस हो गया। फिर से 30 पॉइंट की बढ़त है, 25,400 25,500 के लेवल को अचीव करके, सबको खुश करके 25,600 का 100 पॉइंट का बोनस देके मार्केट अपनी उसी जगह पर आ गए जिसको हम रेंज का मार्केट कहते हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी, ये 53,000 ऑलमोस्ट 354 का हाई आज लगाने के बाद 4 पॉइंट से छूट गया। ये भी सबको खुश करके थैंक यू बोल के कि देखो मैं भी आ गया ऑल टाइम हाई ला के, ये भी अपनी उसी रेंज के अंदर आ गया जिस रेंज के अंदर टिपिकली हम इवेंट से पहले ट्रेड कर रहे थे। तो इवेंट से पहले जो लेवल्स थे वो वही लेवल्स पे हम वापस आ गए हैं। कुल मिला के आज गैप जो था वो इवेंट से जुड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया। और इसी इवेंट पे हमने बातचीत की थी राहुल घोष सर से भी। राहुल सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपको तो याद ही होगा जस्ट इवेंट से पहले आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे। डाटा एनालिसिस से आपने बात रखी थी कि इवेंट लेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो छोटा मोटा रेंज का होगा और उसके बाद वो ख़त्म भी हो जाएगा। सर अभी क्या करना चाहिए? आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? और गुड आफ्टरनून। पहले तो इवेंट के बाद जो ट्रेजेक्ट्री आ जाए और जो सेल ऑफ आ जाया है उसका कोई फॉलो थ्रू है कि नहीं, हमें कल का दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है कि कोई फॉलो थ्रू डाउन मूव नहीं है कल, तो फिर बेट पूरा लॉन्ग साइड की तरफ ही रहना चाहिए। और नेक्स्ट टारगेट जो इंडेक्स पे रहना चाहिए वो है 25,900 का, जो यहाँ से अबाउट 400-500 पॉइंट अभी भी ऊपर की साइड में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि फॉलो थ्रू कल डाउन साइड पे नहीं दिखा तो अपसाइड ट्रेजेक्ट्री या बायस लगना चाहिए। दोनों कॉल मेरे लॉन्ग साइड में ही है, एक है टाइटन और दूसरा है हेवेल्स। टाइटन करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 3710 का और टारगेट होगा 3900 का। हवेल्स एक कंडीशनल बाय 2015 के ऊपर बाय कर सकते हैं, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 1975 का और टारगेट होगा 2080 का। टाइटन और हवेल्स लॉन्ग साइड में।
ठीक है, टाइटन और हिवल्स आपके लॉन्ग साइड पे दोनों शेयर्स हो गए और आप ये भी कह रहे हैं कि 25,900 तक जाएगा, लेकिन आज का दिन तो इवेंट से ख़त्म हो रहा है, कल फिर से कंटिन्यूटी होनी चाहिए। देखिए डाटा ख़राब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इवेंट से हम पार होके वापस नए तरफ से जा रहे हैं, बस इतना ही पॉइंट है कहने का। मैंने भी कभी ख़राब नहीं बोलूँगा, और मैं तो शॉर्ट करने के लिए, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने शॉर्ट बोला भी था कभी आपको। अब मुझे मेरा दिन भी भूल गया हूँ, मैंने कितने दिन हो गए होंगे आपको शॉर्ट का बोले हुए। खैर एनी हाउ, अब कुछ और डाटा को चेक कर लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं कि इस समय मार्केट की पोजीशनिंग किन शेयर्स को ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड दे रही है। लॉन्ग वाली शीट है और उसमें से मैंने अगर जो शेयर निकाला है, देखो यूबीएल पे चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं उस पर। एक एनटीपीसी देख लेता हूँ, एनटीपीसी का शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, बट क्या कैरी कर रहा है कि नहीं करना। ध्वनि पटेल एक बार ज़रा एनटीपीसी चेक करना, ये बीटीएसटी का कैंडिडेट है कि नहीं है। जी, यहाँ पे इसके अंदर मैं बीटीएसटी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि डेफिनेटली हमने डे के ओपनिंग में देखा कि स्टॉक ने यहाँ पे एक ऊपरी स्तर से वापस से एक रिकवरी अभी देखने को मिल रही है। तो जो भी प्रॉफिट आपका है यहाँ पे इसके अंदर बांध लेना चाहिए और इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, है नौकरी का। एक बार जरा नौकरी लेके आइए तो अवश्य एक बार ज़रा इसका टेक्निकल चार्ट चेक करेंगे। इसका डेरिवेटिव डाटा तो ठीक है, 7860 के आसपास ये शेयर चल रहा है, बढ़िया है। आवरली वगैरह पे भी ठीक ठाक है, मैंने अभी जस्ट चेक ही किया है। एक बार आपके रिकमेंडेशन 8000 की तरफ बढ़ जाएंगे, मेरा टारगेट 8000 है, यानी कि 150 रुपये यहाँ से और चलना चाहिए। सी ओवरऑल ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है, बट आज हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो बहुत अग्रेसिव अप्रोच नहीं रहेगा, एज अ बीटीएसटी अप्रोच नहीं रहेगा। बट ओवरऑल बिल्कुल यहाँ से काउंटर में अभी भी मजबूती है, एंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रीवियसली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिला है। तो पोजिशनल बेसिस पे यस, नो डाउट 8200 के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे स्टॉप लॉस होगा, जो कि नियर अबाउट 7600 के स्टॉप लॉस से 8200 के टारगेट्स के लिए पोजिशनल बाय नौकरी पे लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो नौकरी पे पोजीशनल बाय आपको पक्का 8000 तक का मिल सकता है, तो बाय है। आज का बीटीएसटी तो नहीं बनेगा, इसलिए हम बाय की स्टैंपिंग करें तो बीटीएसटी लिखते बकायदा इस पर। तो ये स्टैंप बाय के आप लगाओ, यानी कि पोजीशनली अगर लेके रखना कोई दिक्कत नहीं, इसमें जाया जा सकता। आज का बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करते हैं। राहुल घोष जी आप तैयार हो जाइएगा, 4-5 शेयर आपसे फटाफट से मैं पता करूंगा। स्टॉप लॉस टारगेट आप बताते जाइएगा, बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट वटेवर जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी आप बताते जाइएगा। सर एबी कैपिटल से शुरू कर रहा हूँ, 230 रुपये का रेट है, क्या इसको बीटीएसटी और कुछ पोजिशनली माल लेके रख लूँ। एबी कैपिटल से शुरू कर रहा हूँ सर। एबी कैपिटल एंटर नहीं करना चाहिए, जो कैंडल बना है आज के डेट में, इतना बड़ा हाई बनाने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ कूल ऑफ हुआ है बट सस्टेन ही नहीं हुआ है, तो बाई करने की सलाह यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एयू बैंक के बारे में भी बताइए सर। एयू बैंक ये ठीक लग रहा है, बीटीएसटी या फिर पोजीशन नहीं है तो प्लस कर सकता हूँ। एयू बैंक ये ले सकते हैं। डाटा अच्छा AU बना है बैंक, आज। हाँ जी बिल्कुल, एयू बैंक एक्चुअली डे के हाई पे है, अभी नोटिस करेंगे 751 डे का हाई है, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और थोड़ा कूल ऑफ भी होता है तो 735 पे बाय रेंज है, तो बीटीएसटी कर सकते हैं। और मीडियम टर्म के लिए 1 महीने का नजरिया है तो भी बाय कर सकते हैं एयू बैंक। ठीक है, एक शेयर और है सर, अपोलो टायर्स के नाम से है, एक बार ज़रा वो भी चेक कीजिए। शेयर ठीक लग रहा है, ये अपनी रेंज के ब्रेकआउट करने के अटैम्प्ट ले रहा है, बट हिम्मत ना हार जाए, बस ये चेक करवाना है आपसे। हमने हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी एक बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड के अंदर एक छोटी सी सब्सिडरी के रूप में स्टार्ट हुई थी, जहां पर हमने ये सोचा कि क्योंकि अपोलो टायर्स की बात कर रहे हैं ना? जी अपोलो टायर्स की बात बोल रहा हूँ सर, 516 रुपये का है। अपोलो टायर्स भी इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट, बट जस्ट एक कैवियट रखूंगा अपोलो टायर्स की, आज का मूव बेहतरीन है, लो से बाउंस किया है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी अच्छा है, बट बाई करने के लिए कल बाई कीजिएगा, बीटीएसटी मत कीजिएगा। कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग दिखने को मिल रहा है, 520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 514। ठीक है, एक बैंक और पता कर लेता हूँ, आपसे पता कर रहा हूँ सर, वो है कोटक बैंक। एक बार जरा ये भी चेक करो क्या इसको बीटीएसटी बीटीएसटी करना है, और थोड़ा पोजिशनल नहीं रखना चाहता हूँ सर, मेरा टारगेट 2000 का है। सो कोटक बैंक पोजिशनली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है और बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का। इसका ब्रेकआउट 1940 के ऊपर आएगा
तो मैं कहूंगा रादर देन चेसिंग प्राइस 1940 पे बाय कर सकते हैं। तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। एयू बैंक वुड बी अ बेटर बेट टिल देन। थोड़ा रुक जाना चाहिए इस पे, बाय के स्टैम्प तो लगा के रखो इसमें, लेकिन वेट एंड वॉच की स्टैम्प पे लगाओ। एक लेवल्स के बाद एग्रेशन दिखाना, छोटा मोटा पोजीशन ले रखी है तो अभी काटना मत, ठीक है। तो वेट एंड वॉच की स्टैंप लगवा देते हैं हम, इनमें चेंज करा दी मैंने स्टैंप इसलिए ताकि वो सर ने एक लेवल हमको दे दिया। हालांकि स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लग रहा है कि यह काफ़ी आपकी हेल्प कर सकता है। बस एक लास्ट शेयर आपसे और ले रहा हूँ सर, उसको एक बार जरा और आप चेक कर लो, नहीं तो फिर उसके बाद फिर हम छोड़ते हैं। एक है ओबरॉय रियलिटी के नाम से जुड़ी हुई कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी ओबरॉय रियलिटी, एक बार जरा वो और चेक कर लो, क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है? अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। अगेन लो से बाउंस किया है, एक बाई जोन था 1790, वहां से बाउंस किया है। अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है, लोअर बोलिंजर बैंड से बाउंस है। शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है काउंटर। ओबरॉय रियल्टी को लेकर ये व्यू, ये कुछ स्टॉक्स आपके लिए जिसमें मौके बन सकते हैं, लेकिन 3 बज गए हैं और हमारा खास सेगमेंट होता है मार्केट एट 3, उसका वक्त हो गया है। हमारे सहयोगी गौरव तैयार हैं इसके लिए। गौरव बताइए कहां पर एक्शन बन रहा है बाजार में? जी हाँ, तो अगर आज हम एक्शन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। एजेंसीज के मुताबिक कहीं पे जो लोकल रेट सकती है AA, जो फिलहाल के लिए आईआईएफएल फाइनेंस का रेटिंग है वो AA- में जा रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने आईआईएफएल फाइनेंस को कहा है कि कहीं पे डी रेटिंग जो है वो होता है, और इसके चलते हुए कहीं पे एक जो डाउनफॉल है वो हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिला था। अगली बात करते हैं उनो मिंडा की, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 3 जो नए प्रोजेक्ट्स है उसके लिए अप्रूवल दे चुका है। ये 3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक खुलने वाला है इंडोनेशिया में जिसकी कॉस्ट होगी 210 करोड़ रुपीस, दूसरा जो है वो खुलने वाला है कर्नाटका में जिसकी कॉस्ट होगी 283 करोड़ रुपीस, और तीसरा जो है वो हरियाणा में एक प्लांट ओपन होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसकी कॉस्ट जो है वो 120 करोड़ की होने वाली है। इसके चलते हुए उनो मिंडा में आज के दिन में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं फर्स्ट सोर्स की, क्योंकि एक्सक्लूसिवली उन्होंने ET नाउ को कहा था कि कहीं पे कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो 2.5 टाइम से बढ़ा सकता है FY28 तक, और आगे जाके कंपनी का कहना यह है कि टारगेट जो है वो कंपनी का 15% ग्रोथ का रहेगा और मार्जिन में भी 14% की मार्जिन हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं बलरामपुर चीनी की, क्योंकि कहीं पे खाद्य मंत्री का एक कहना है कि इथेनॉल में जो प्राइजेस है वो 2 to 5 रुपीज़ से बढ़ा सकते हैं पर लीटर के चलते हुए, और यहाँ पे बलरामपुर चीनी में एक अच्छा बेनिफिट जो है वो हमें इस प्राइस हाइक का देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 830 रुपीज़ का दिया था। उनका मानना है कि कहीं पे हाई यील्ड लोन प्रोफाइल जो है उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हमें सुधार देखने को मिल सकता है, और आगे जाके उनका मानना है कि कहीं पे लोन ग्रोथ में हमें 24% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे 32% का ग्रोथ जो है अगले 2 सालों में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से आया, और इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेज नोट के दम पे ये सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो ये तमाम स्टॉक्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर MFSL की राय है, लक्ष्य है 830 रुपए का। लेकिन विवेक जी आपसे राय जरा चाहिए HDFC बैंक पर। बहुत दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि 1700 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, अच्छे से स्ट्रेंथ दे रहा है निफ्टी बैंक को। क्या ये जो मोमेंटम बिल्ड हुआ है ये बना रहेगा विवेक जी, या फिर फिजल आउट होकर फिर से हम, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि 1800 रुपए के आसपास जाके 1600 रुपए के आसपास शेयर आ गया था लुढ़क के। अभिषेक जी, ऐसा है कि देखिए, जब भी ET नाउ स्वदेश पे बात हुई है, मैंने बहुत बार कहा है कि मैं ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे काफी बुलिश हूँ, और वो बुलिश 1 या 2 महीने के लिए नहीं। ये ऐसे सेक्टर मुझे लगता है कि ये अगले साल भर बाद आपको दिखेगा कि ये आराम से आपको डबल डिजिट रिटर्न देके जाएगा। जहां आज के दिन बाकी सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं कि या तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन, इनफैक्ट मिड कैप एंड स्मॉल कैप 1.5% ऑलमोस्ट डाउन है। वहां पे आज रेट कट के चक्कर में HDFC बैंक, और खाली HDFC बैंक भी नहीं, बाकी जो भी बैंक्स है लार्ज कैप बैंक्स, वो सारे के सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रह सकता है। हाँ, आज का ये हो गया है कि बाई ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज वाली बात है, इसके लिए हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को आपको एक बार मिले, लेकिन आज भी अगर आप सीरियसली कोई सेक्टर में सेफ्टी नेट के साथ अंदर आना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेस्ट बेट रहेगा।
और अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक का भी जो पुराना इश्यूज थे वो खत्म होके आपको बैंक ऑन ट्रैक दिखने वाला है। तो 6 महीने के लिए यस, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। खरीदारी कर सकते हैं, भाव भी इसका ठीक है। ध्वनि, आप जरा पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार चेक कीजिए। कल हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा, हालांकि जो टोन हम कह सकते हैं कि वो मजबूती का ही है। आज फिर से बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है ये। देखिए 4% करीब ऊपर ये शेयर। पीबी फिनटेक में आपका टारगेट क्या होगा और क्या ये लेवल ठीक है एंट्री करने के लिए? देखिए अभिषेक जी, ऑलरेडी स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा रनअप हम यहाँ पे देख चुके हैं। अगर आप हाल फिलहाल में ही देखें तो स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 1420 की लेवल्स के पास, और उसके बाद एक माइनर करेक्शन इसके अंदर देखने को मिली थी, जिसका वापस से जो अपवर्ड मोमेंटम है वो ऑन द पॉजिटिव साइड बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली खरीदारी करी जा सकती है। ब्रेकआउट भी स्टॉक के अंदर पिछले 3 सेशन से पहले के सेशन में यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखिए, जो आपको मेंटेन करना रहेगा यहाँ पे 1799 1800 की रेट के पास का, और ऊपर की तरफ टारगेट के तौर पे आप यहाँ पे सबसे पहले 1950 और फिर 2020 के टारगेट्स के लिए पोजिशनली इसके अंदर एक बेट ले सकते हैं। 1950 और 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। आज निफ्टी का जो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला जो शेयर है वो है एनटीपीसी का। लगातार इसमें हम मोमेंटम देख रहे हैं, 2.25% फिलहाल ऊपर है। हालांकि डे हाई से आपको ये नीचे दिखेगा क्योंकि बाजार में भी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट टेकिंग आई है। लेकिन इसके तेजी के रीजंस क्या हैं एनटीपीसी के, आखिर ये शेयर चल क्यों रहा है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीषा, बताइए, रिकॉर्ड ऊंचाई एनटीपीसी में आज बना है, ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं इसके लिए, क्यों भाग रहा है शेयर ये? बिल्कुल, एनटीपीसी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। आज भी स्टॉक में करीब 3 से 3.5% की तेजी दिखी है। कंपनी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने सेबी के पास पेपर्स डाले हैं आईपीओ के लिए। 10,000 करोड़ का ये टोटल आईपीओ होगा। पूरा ओएफएस, पूरा फ्रेश इश्यू है, कुछ भी ओएफएस नहीं है, यानी पूरे 10,000 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे। करीब 7,500 करोड़ डेट रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बैलेंस पैसों का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए किया जाएगा। तो बड़ी न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते वैल्यूएशन कैचअप इस स्टॉक में दिखा है। अभी कंपनी की बात करें तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। कैपेसिटी की बात करें तो 3070 मेगावाट की सोलार प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, 100 मेगावाट की विंड प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी 2032 तक 60 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो काफ़ी अग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के। FY24 के रेवेन्यूज़ की बात करें तो करीब 2000 करोड़ के रेवेन्यूज़ कंपनी ने रिपोर्ट किए और 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने FY24 में रिपोर्ट किया था। अभी एनालिस्ट का मानना है कि ये बड़ा री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है एनटीपीसी के लिए। कैपेसिटी कंपनी बढ़ाकर 20 गीगावाट तक करना चाहती है FY27 तक, और इक्विटी वैल्यू की बात करें तो 20 गीगावाट की कैपेसिटी और 2 टाइम्स प्राइस टू बुक देखें तो पूरे कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो बड़ा वैल्यूएशन कैचअप एनटीपीसी को दिखाई दे सकता है और एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लिस्टिंग से ये फायदा हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी आज दिखी है। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल के आईपीओ के ट्रिगर के चलते ये शेयर दौड़ रहा है और वैल्यू अनलॉकिंग की यहाँ से उम्मीद जताई जा रही है इस शेयर में। हालांकि अगर हम शेयर के चाल को देखेंगे ना तो साल भर में करीब 75% के आसपास के बढ़िया रिटर्न दिए हैं और ये सरकारी कंपनी के लिहाज से ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। विवेक जी, आपसे राय जानना चाहेंगे एनटीपीसी के शेयर को लेकर। 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप, अगर मैं वैल्यूएशन देखूं पी तो वो भी मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। आपका क्या व्यू है अभी, क्या ये रैली जारी रहेगी या फिर जिनकी थोड़े लोअर लेवल पर एंट्री है थोड़े थोड़े प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं इसमें? सॉरी, मैं म्यूट पे था। विवेक जी अनम्यूट कीजिए सर, फिर सुन पाएंगे आपको। हाँ जी कर लिया। तो देखिए, अभी आप अगर फंडामेंटली और टेक्निकली, मैं थोड़ा बहुत चार्ट्स देखता हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों पे ही स्टॉक आज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इनफैक्ट फंडामेंटली भी 19-20 का पी ज्यादा नहीं है, पहली चीज। और जो सेक्टर है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन,
इनफैक्ट आज भी आप अगर तमिलनाडु के न्यूज़पेपर्स में देखो तो जो चेन्नई का ईपी है वो बाहर से भी पावर ले रहा है क्योंकि शॉर्टेज है पावर की। तो ये पावर की जो डिमांड है वो आगे चल के आपको जारी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है एनटीपीसी का भी, जैसे आपने कलीग ने कहा था, तो इसका फायदा कंपनी को डायरेक्टली मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूएशन में है, काफी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक बार आईपीओ आ जाए तो उसका जो वैल्यू अनलॉकिंग होगा, हो सकता है कि वो ज्यादा हो, क्योंकि देखिए कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रही है ग्रीन और हाइड्रोजन दोनों साइड में, तो उसका भी फायदा कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। तो लॉन्गर टर्म बेट के लिए यस, और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एनटीपीसी वैसे भी आज शॉर्ट आपको करना ही नहीं चाहिए और बाकायदा इस पर रखे हुए, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की पोजीशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमने आपको सुबह भी कहा था और अभी भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया भी था ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट, जिसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होंगी। चलिए मैं लॉन्ग से निकल के ज़रा शॉर्ट पे आ जाता हूँ और आज के वीक काउंटर्स पे चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं कि संख्या कम है, आज इंडस टावर के अलावा अगर आपकी नज़र जा रही है उतना ही टूटा हुआ शेयर है। उस शेयर का नाम है चंबल फर्टिलाइज़र्स, 8% नीचे है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स 5% नीचे है करीब करीब। BEL 4% नीचे है। कोरोमंडल 3.5% नीचे है। BPCL 3% है। ये सब भी छोटे शेयर्स नहीं है, इनकी गिरावट आज की काफ़ी सिग्निफिकेंट है। एक काम करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक कराते हैं। डिलीवरी काफ़ी लोग इसमें रखते हैं या है उनके पास, इसलिए मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ उसका सपोर्ट क्या बनता है। राहुल जी से करवाते हैं चेक। राहुल जी जरा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स चेक करना है। HAL आज 5% टूटा है, 4240 के आसपास कर रहा है ट्रेड। अभी रिसेंट सपोर्ट कहाँ पे है इसका? अभी फिलहाल सपोर्ट थोड़े दूरी पे है। दो लेवल में आपको दे सकता हूँ। एक तो 3900 पे है, दूसरा अगर 4450 क्रॉस करता है ऑन द वे अपसाइड की तरफ, तो 4450 अगर क्रॉस करता है तो एक अग्रेसिव लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, या तो 3900 पे एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो वेट एंड वॉच स्टेज में है। एक छोटी सी हेल्प कीजिए, एक शेयर में एक ऑप्शन आपसे पता करता हूँ, वो है 53,000 की बैंक निफ्टी की। आज हो गया 19 तारीख, इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी बुधवार के हिसाब से बनती है 25 तारीख की, तो 19 का दिन आज ख़त्म कर लो आप। 20 ही है, 21 की छुट्टी है, 22 की छुट्टी है, 23, 24, 25 कुल मिला के 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे। 53,000 की कॉल लेके आना स्क्रीन पर जरा। 430 रुपये की चल रही है, 432 हो गया अब तो इनफैक्ट, जरा लेके आइए तो। 53,000 की कॉल 25 सितंबर वाली, यस यही वाली, 431 रुपये की। राहुल सर इस कॉल को प्लस कर सकते हैं क्या, कि जोखिम ज़्यादा है? दो चीजें यहाँ पे। पहले तो नेकेड कॉल्स और पुट्स में हम लोग काम नहीं करते हैं, तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सजेस्ट दैट वे। बैंक निफ्टी बुलिश है, तो उसको नजर रखते हुए एक बुल कॉल स्प्रेड प्लान किया जा सकता है, जिसमें अगर आप स्ट्राइक स्पेसिफिकली, आप पूछिए मुझे, जस्ट एक ही मिनट दीजिए। हाँ, तो अगर आपको स्पेसिफिकली स्ट्राइक्स चाहिए होगा बैंक निफ्टी का एक बुल कॉल प्लान करने के लिए, मेरे ख्याल से 53,300 और 53,700 का एक बुल कॉल प्लान कर सकते हैं। रिस्क भी कम रहेगा, इक्वल पोटेंशियल ऑफ रिवॉर्ड है, मार्जिन कुछ 17-18 हजार रुपए का ही लगेगा। फिर आप मेरे को जरा इसको डिस्क्राइब भी कर दो सर। 53,000 की कॉल्स को प्लस करनी है और 53,700 की कॉल को शॉर्ट करना है। बुल स्प्रेड आप यही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे प्लस कर दो, जहाँ तक जाना है वहाँ की कॉल को बेच दो, सर यही समझूं मैं? है 54,000 तक, बट जनरली 54,000 के थोड़े पहले कॉल को बेच रहे, ताकि जो बाइंग वाला कॉल का डेबिट है वो थोड़ा हम माइनस कर सके सोल्ड कॉल के थ्रू। तो एक रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाता है इन केस हमारे फेवर में नहीं जाता है बैंक निफ्टी। सर ज़्यादा तो नहीं ना, मतलब इसमें कोई और कैलकुलेशन तो नहीं ना? एक कॉल प्लस कर रहा हूँ एक लॉट और एक लॉट बेच रहा हूँ, 53,700 का बेचूंगा, 53,000 का प्लस करूंगा। सर ठीक है, लिखवा दूं ये। 53,300 का बाइंग है, 53,700 का सेल है। बाइंग 265 का है, सेलिंग 130 का है। आप नोटिस कीजिए ऑलमोस्ट हाफ का है। रिस्क 130 रुपए का होगा, जो 15 के लॉट साइज के हिसाब से आप देखेंगे तो 2,000 रुपए के आसपास आएगा। और एक एडवांटेज यहाँ पे है थोड़ा गैप रखने के लिए, वो है कि अगर बैंक निफ्टी शार्पली नीचे चला जाए
जो कॉन्ट्ररी टू व्यू है, तो जो 53,700 का कॉल है वो आप पास भी ला सकते हैं 53,600 और 53,500 तक। ठीक है सर, तो नोटिस हो जाएगा, आपका बुल स्प्रेड है ये, और अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लीजिएगा। हमने एक अहम पहल की कि ताकि आपको कुछ ऑप्शंस के ज़रिए आप पोजीशनिंग करवा पाएँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम तो सीधा सर नेकेड कॉल पुट्स में बिलीव करते हैं, हमारे को ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती, देन लीव इट। दूसरा, अगर आपको स्ट्रेटजी और अच्छे से समझनी है, पूरे वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना। बोल देना कि टीना स्वदेश पे उन्होंने कहा था एक बुल स्प्रेड बनाने के लिए, वो ये कह रहे थे कि 53,000 की कॉल को देखा है 53,700 तक जा सकता है, उसके बाद वहाँ की कॉल्स को बेच देते हैं। तो ऐसा करके अपने वित्तीय सलाहकारों से थोड़ा आइडिया ले लेना। आजकल तो ब्रोकर्स भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आपका कोई फिजिकल ब्रोकर है यानी जिससे आप सीधा फ़ोन पे बात करते हो, उसको भी आप ये बात बता के पूछ सकते हो। लेकिन अपना ड्यू डिलिजेंस आप खुद भी ज़रूर थोड़ा लगा लेना, नहीं जमेगा छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है, कसम खा के नहीं बैठे, हमको ऑप्शंस के ट्रेड लेने ही हैं, साफ़ सुथरा ट्रेड मिलेगा तब भी देख सकते हैं। खैर, आज हम क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 3:19 हो चुके हैं। एक काम करते हैं, एथेनॉल की खबर आ रही है, जरा अपने रिपोर्टर से पूरी डिटेल समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी है प्रकाश प्रियदर्शी के पास कि 2 से 5 रुपये पर लीटर बढ़ाए जा रहे हैं एथेनॉल के दाम। इसको लेकर मांग पहले भी चल रही थी और 5 रुपये का दाम ऑलरेडी डिस्काउंटेड भी है मार्केट के अंदर। एक बार खबर समझते हैं। प्रकाश जी, जरा बताइए आप। देखिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज और जो डिस्टिलरीज हैं उनके लिए राहत की खबर है, सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही इथेनॉल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जो नेक्स्ट इथेनॉल सप्लाई ईयर है उसके लिए इथेनॉल की जो कीमतें हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनसे भी उनकी सलाह ली जा रही है और उसके बाद जो फाइनल कैबिनेट नोट है वो तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो फूड मिनिस्ट्री ने अपने इनपुट्स दिए हैं उसके हिसाब से इस बात की सिफारिश की गई है कि इथेनॉल की कीमतों में करीब 2 से 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए नेक्स्ट इथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए। तो जाहिर तौर पे जो इथेनॉल कंपनीज़ हैं, जो डिस्टिलरीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित, जिसमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है वो 20% का है 2025 तक, लेकिन इस वक्त अगर आप करंट स्टेटस देखें तो ये बढ़कर 13.6% हो गया है अगस्त 2024 तक। सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो 2025 तक 20% के टारगेट को हासिल कर लेगी। तो ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। हालांकि जो शुगर केन जूस से संबंधित जो इथेनॉल प्रोडक्शन पर रोक लगी हुई थी उस नोटिफिकेशन को सरकार ने हटा लिया है। इसका मतलब वो रोक खत्म हो गई है। इस बात की उम्मीद है कि जब इथेनॉल की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी तो जो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी तेज़ी आएगी और अगर कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है तो जाहिर तौर पे जो शुगर केन कंपनीज़ हैं, जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं या फिर जो डिस्टिलरीज़ हैं, वो प्रोडक्शन में तेज़ी लाएंगी और सप्लाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी खबर काफ़ी दम है इसमें, क्योंकि मार्केट में पहले से ही चल रहा है कि 5 रुपये तक इथेनॉल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन मेरे थोड़ा सा एक डाउट है इस खबर पे। डाउट इसलिए भी है, एक तो ये हाथों हाथ शेयर्स पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी अभी, और मेरे को नहीं लगता कि सरकार फेस्टिवल सीज़न से पहले ये जोखिम ले सकती है कि एथेनॉल के दाम भी बढ़ा दो। ऑलरेडी शुगर का क्राइसिस होता है उस समय, एथेनॉल के दाम बढ़ाकर वो एक तरफ टिल्ट नहीं करवाना चाहेगी मामले को लेकर। लेकिन फिर भी होप फॉर द बेस्ट, किसानों को भी बेनिफिट हो जाए, सबका साथ सबका विकास वाला मामला किसी ना किसी तरह से बन जाए। लेकिन बलरामपुर चीनी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये खबर को डिस्काउंट करके नहीं बैठा। लग रहा है साफ साफ इस खबर के अंदर काफ़ी हद तक ये खबर डिस्काउंटेड भी है। लेकिन फिर भी ये अभी है एक्सक्लूसिव जानकारी, जब होगा तब होगा। चलिए, मेरे सहयोगी अभिषेक जी के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वो पता कर लेंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, कुछ मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में। डिम्पी काम करते हैं कि BTST या फिर STBT ट्रेड समझ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। शुरुआत धोनी आपसे करेंगे। कोई खास शेयर जो आपकी नज़र में आया हो जहां पर पोजीशन ले सकते हैं कल के लिए? जी बिल्कुल अभिषेक जी, अपोलो टायर का स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। BTST के तौर पे मैं इसको यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तर से यहाँ पे वापस से एक बाइंग देखी है और इनफैक्ट जहाँ पे ओपनिंग करी थी उसके ऊपर अब भाव क्रॉस कर चुके हैं। तो करंट लेवल से आप इसको BTST कर सकते हैं। टारगेट ऊपर की तरफ इसका जो है वो 535 का बनता है।
और आपको 512 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, 512 का स्टॉप लॉस, 535 का टारगेट अपोलो टायर्स के लिए। और अगर आपने 18 स्वदेश लगातार देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो एक टायर स्टॉक जिसका नाम सभी ने लिया है वो है अपोलो टायर का, और धोनी का भी इस पर कन्विक्शन बरकरार है। राहुल जी, आपका शेयर कौन सा होगा? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे एयू फाइनेंस बैंक जो अभी 752 के आसपास चल रहा है, तो इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बीटीएसटी में भी अगर टारगेट नहीं आता है, थोड़ा वेट कर सकते हैं कपल ऑफ डेज के लिए। 720 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 800 का टारगेट रख सकते हैं। प्योरली बीटीएसटी 770 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 720 का स्टॉप लॉस और 810 रुपए का टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ये एक बेहतरीन आपके लिए शेयर हो गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगातार हमने मजबूती देखी है। छोटे साइज का बैंक जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी रही है इसकी। अक्षय जी, आप बताइए आपका शेयर क्या होगा? बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे? जी, बाइंग की तरफ ही होगा। तो ओबेरॉय रियलिटी कुछ देर पहले शायद डिस्कस हुआ ये स्टॉक शो पे, तो 1845 का करंट मार्केट प्राइस है। 3 दिन का जो कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक कर रहा है, डे हाई के आसपास चल रहा है, और शॉर्ट टर्म सेटअप भी काफी मजबूती से स्टॉक होल्ड कर रहा है। बीटीएसटी कर रहे हो तो आपका टारगेट एरिया 1880 का बनेगा, 1880। और अगर शॉर्ट टर्म भी आप होल्ड करना चाहे तो जो स्विंग हाई है स्टॉक का 1950, वहां तक ये स्टॉक छू सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक है। स्टॉप लॉस कॉमन रहेगा 1770 जो आज का डे लो है। तो ये स्टॉप से आप बीटीएसटी या थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से दोनों टाइम फ्रेम के माध्यम से आप ओबेरॉय रियलिटी बाय कर सकते हैं। 170 के स्टॉप लॉस के साथ ओबेरॉय रियल्टी को आप खरीद सकते हैं। ध्वनि, एक बार जरा आप एसबीआई कार्ड्स चेक कीजिए। मतलब ये जो शेयर है, मतलब निवेशकों को बहुत रिवॉर्ड इसने नहीं किया है। अगर आप साल भर देखें, अगर आप 6 महीने देखें, तो रफ्तार बहुत सुस्त रही है। मेरे लिए सिर्फ एक रीजन बन रहा है, और वो है कि सामने फेस्टिव सीजन खड़ा है। थोड़ा सा लंबा पोजीशन लेके मान लीजिए 2 या 3 महीने के लिए 800 रुपए के भाव वाला एसबीआई कार्ड ले सकते हैं, या फिर छोड़ दें इसको? डेफिनेटली अगर आप पोजिशनल व्यूज के अंदर रखते हैं तो डेफिनेटली इसको खरीदा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हाल ही में एक जो अपवर्ड मोमेंटम का करेक्शन आना चाहिए वो फेज भी यहाँ पे हो चुका है, और आज के सेशन में स्टॉक ने एक फॉलो अप बाइंग दिखाई है। वॉल्यूम्स का भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस 3 डे वॉल्यूम्स से भी आज ज्यादा वॉल्यूम ही देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसको आप प्लस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन करें नीचे की तरफ में, यहाँ पे 778 का ये स्टॉप लॉस यहाँ पे प्राइस जो है वो मेंटेन रहता है, तो ऊपर की तरफ में आपको वापस से इसके अंदर जो है वो मोमेंटम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप पोजिशनली अगर इसको देखें तो यहाँ से 875 तक के जो है वो टारगेट्स बनते हैं। 75 तक शेयर जा सकता है एसबीआई कार्ड्स का। अगर हम क्रेडिट कार्ड के मार्केट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। और अब तो देखिए सेल वगैरह भी शुरू होती हैं, जितने भी ऑनलाइन कंपनीज हैं, अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, और उसका बड़ा बेनिफिशियरी होता है एसबीआई कार्ड का। अक्षय जी, आप जरा एक शेयर चेक कीजिए, ये भी कंजम्पशन का ही प्ले है, पिडिलाइट। 2-3 सत्र में हमने कमजोरी देखी, आज थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा है। ये पुलबैक कामयाब हो पाएगी? जी, ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, प्राइस सेटअप में कोई कमी नहीं है। बस गए 3 दिन में हल्की सी ये करेक्शन है, और मैं मान रहा हूँ ये शायद मौके हो सकते हैं जहाँ पे आप ये स्टॉक में बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं। ओवरऑल सपोर्ट एरिया से ही घुमा है, 3200 का पॉसिबल शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस है, और स्टॉक वापस उसका स्विंग हाई 3325 छूने की कोशिश करेगा। ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट बनेगा, और अगर आप थोड़ा और टाइम दे स्टॉक में तो 3400 तक भी छू सकता है। तो ओवरऑल बाय करे या होल्ड करे, आपका स्टॉप लॉस 3150 और एक शॉर्ट टर्म टारगेट 3400 तक बनेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। तो मार्केट के हम क्लोजिंग की तरफ आ गए। आज क्लोजिंग के लिहाज से क्या अच्छा क्या बुरा फटाफट आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं। अच्छा ये था कि जो पाना था वो पा लिया, 25,500 तक जाना था, वहाँ पे आप आ चुके हो। 53,000 के ऊपर आके आपको ऑल टाइम हाई लगाना था, लग गया। तो दोनों चीज़ों ने मार्केट ने अचीव किया, लेकिन क्लोजिंग उस लिहाज से बहुत अच्छी नहीं। उस लिहाज से वैसे तो अच्छी क्लोजिंग है, इसमें क्या ख़राब है ना, लेकिन उस लिहाज से उतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट के लिए मार्केट को अब बिना ट्रिगर्स के भी अगर दम है तो वो दिखाना होगा, और अपनी लॉन्ग पोजीशंस के दम पर दिखाना होगा। तो इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे का सेशन है, मार्केट ने इस सेशन में ऑलरेडी पहले ही ऑल टाइम हाई लगाए हुए हैं। फ्राइडे अगर
अगर बहुत शांति से निकल जाता है तो हम समझ लेंगे कि भाई किसी भी तरह की अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट पे हावी होने नहीं जा रहा। अगर फ्राइडे के सेशन में उथल पुथल होती है तो नेक्स्ट वीक के लिए भी आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना होगा। विक्स को देख के ऐसा लगता नहीं कि कुछ होगा, विक्स को देख के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। कल का दिन भी बहुत शांति से तसल्ली से निकल जाएगा। जो लेवल्स मार्केट ने एक बार अचीव कर लिए उसको अब जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा। हाँ, छोटी मोटी चर्निंग कर सकता है, साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। आप देखिए डिक्लाइंस के अंदर करीब आपको 1800 शेयर्स दिखेंगे और एडवांसेस के अंदर 700 शेयर है। उसके बावजूद भी आज निफ्टी करीब 71 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट ऊपर है, जबकि रेशो खराब है। ठीक, यही रेशियो अगर आप F&O के भी चेक करेंगे वहाँ पे भी बहुत अच्छी रेशियो नहीं है, बट उसके बावजूद भी बड़े शेयरों का जो पैसा है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसकी वजह से ये आपको एडवांसेस तौर पर दिखे। दूसरा, आज के जो टॉप गेनर्स जिनके लिए दिन काफ़ी अच्छा गया, जुबिलेंट फूडवर्क 3% ऊपर। मैंने आपको कई दिन से नोटिस करा रहा हूँ, आज सुबह भी हमारे एक एक्सपर्ट्स ने दिया था, तब भी ये चीज़ हुई थी। दूसरा, ICICI लोम्बार्ड, AU बैंक, NTPC, यूनाइटेड ब्रूवरीज, परसिस्टेंट, ये कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पे परसेंटेज 2 से 3% तक की रही है। जो खराब रहे, जिनके लिए आज दिन ठीक नहीं, वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ने ना केवल 19% नीचे डेज लो क्लोज किया है, बल्कि 11 रुपये के भी नीचे क्लोजिंग डे, इसके बारे में आपको जिक्र भी कर रहा था। एक और नुकसान हुआ है वोडाफोन आइडिया के अंदर कि इसके अंदर पोजीशनिंग काफ़ी हद तक ओपन है और ये ओपन पोजीशन से आपको ओपन इंटरेस्ट से पता लगती है और काफ़ी हद तक आप रोल ओवर की पोजीशंस भी चेक करेंगे तो वो भी इस पर काफ़ी एग्रेसिव हो रही है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय रोल ओवर की ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि रोल ओवर होने में तो अभी बहुत समय है। जो रोल ओवर हो रहा है वो वापस वहाँ से कटान होकर पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी आ सकते हैं फिर से भी। खैर एनी हाउ, तो ये आज की चर्चा थी। ध्वनि पटेल बहुत शुक्रिया आपका, राहुल घोष शुक्रिया आपका, अक्षय भी भागवत बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा